हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 13 हैबिट्स फॉर सक्सेस बुक को। ये बुक वीकली रेडियो प्रोग्राम्स की एक ट्रांसक्रिप्शन है जो प्रोग्राम 1952 में नेपोलियन हिल ने पेरिस में किया था। हिल ने लगभग 20 साल सक्सेसफुल लोगों के ऊपर रिसर्च की है। इस प्रोग्राम में उन्होंने काफी सारे प्रिंसिपल्स दिए हैं, उनके बारे में बात की है, उनको एक्सप्लेन किया है जो आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें से आज हम कुछ प्रिंसिपल्स डिस्कस करने वाले हैं। सो द फर्स्ट वन है डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। नेपोलियन हिल कहते हैं कि यह प्रिंसिपल सारे अचीवमेंट्स की शुरुआत है। जब भी आप किसी ऐसे पर्सन से मिलते हो जो सक्सीड हो रहा है तो आप देखोगे कि उसने इस प्रिंसिपल को अडॉप्ट कर लिया है। जो भी काम वो करता है उसके काम में वो डेफिनेटनेस दिखती है। डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस के इंपॉर्टेंस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो वॉर के टाइम पर मिस्टर केजर अपने मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बिजी थे। मिस्टर हेनरी जॉन केजर अमेरिका के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिनको फादर ऑफ अमेरिकन मॉडर्न शिप बिल्डिंग के नाम से भी जानते थे। केजर मिलिट्री के लिए वो सब आइटम्स बना रहे थे जिनकी गवर्नमेंट को बहुत जरूरत थी उस वक्त, तो मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल की कमी ना पड़े इसके लिए उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉर्पोरेशन को मैन्युफैक्चरिंग में यूज होने वाले स्टील के रॉ मटेरियल के लिए ऑर्डर दिया। उन्होंने सिर्फ ऑर्डर ही नहीं दिया बल्कि ये भी बोला कि इस डेट तक ये स्टील मेरे प्लांट में होना चाहिए। रास्ते में चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए इसके लिए उन्होंने मैनेजमेंट के लिए कुछ लोग और एक्स्ट्रा भेजे। उनको क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि किसी भी वजह से शिपमेंट लेट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आप लोगों का इस कंपनी में आज लास्ट दिन होगा। तो केसर इसके लिए बहुत डेफिनेट थे और यही एक रीजन भी है कि उन्होंने शिप बिल्डिंग के बिजनेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जबकि उन्होंने कभी पहले शिप की मैन्युफैक्चरिंग की ही नहीं थी। बट उन्होंने डेफिनेटनेस के इस प्रिंसिपल को समझा और अपनी लाइफ में अप्लाई किया। केसर हमेशा इस बात के लिए जाने जाते थे कि जो भी काम वो करना चाहते हैं और जैसा उन्होंने प्लान बनाया है वो बहुत डेफिनेट होता था। इसीलिए नेपोलियन हिल बताते हैं कि कभी भी अगर आपको कोई काम करना है तो आपको ये फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, जिसे हिल ने बोला है 4WH फॉर्मूला। इसका मतलब है व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, व्हाई टू डू एंड हाउ टू डू। मतलब सबसे पहले ये क्लियर करो कि क्या करना है और फिर डिसाइड करो उसका टाइम कि कब करना है, कहाँ करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। जब इन चीजों को क्लियर करने के बाद आप कोई प्लान बनाते हैं तो हिल कहते हैं आप कभी भी फेल नहीं हो सकते उस काम में। और ये हिल खुद नहीं कहते, ये उनकी 20 साल की रिसर्च बताती है जो उन्होंने सक्सेसफुल पीपल और बड़े बड़े लीडर्स पर की थी। नेक्स्ट वन है मास्टरिंग द डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। गाइस, हिल कहते हैं कि हमें डेफिनेटनेस के प्रिंसिपल को नेचर से सीखना चाहिए। ये कितना अमेजिंग है ना कि हमारी अर्थ पूरे साल 365 डेज सन के अराउंड घूमती रहती है और सारे अदर प्लैनेट्स के साथ भी डिस्टेंस मेंटेन रखती है। और हर रोज हम सनसेट के बाद सो जाते हैं आराम से, क्योंकि हमें पता है कि कल को फिर से सनराइज होगा। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि आज सनराइज नहीं होगा या सनसेट नहीं होगा। ये सब टाइम से होता है क्योंकि नेचर के सारे प्लान्स डेफिनेट हैं। आप देखो लाइफ सर्कल है जो अर्थ का, वो कितना बैलेंस्ड है ताकि कोई भी स्पीसीज डोमिनेट ना कर पाए। आपको पता है अगर इंसेक्ट्स, बर्ड्स और बहुत छोटे स्पीसीज जो ह्यूमन से काफी छोटे हैं साइज में, अगर इनको बैलेंस करने के लिए नेचर के प्लान डेफिनेट नहीं होते तो हम ह्यूमंस 12 मंथ भी सरवाइव नहीं कर पाते। इसलिए नेचर के सारे प्लान्स सेट हैं, लॉज फिक्स्ड हैं। नेचर कभी अपना माइंड चेंज नहीं करती कि चलो आज सनराइज नहीं होगा, कल होगा, आज सनसेट नहीं होगा। सो गाइज, अगर आप डेफिनेटनेस की इंपॉर्टेंस को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो हर चीज में नेचर को ऑब्जर्व कीजिए, यू विल गेट सम रियली गुड आइडियाज। क्योंकि हम लोग भी नेचर के पार्ट हैं, इसलिए ये सारे जो प्लान्स हैं, नेचर के लॉज हैं, ये सब हम पर भी अप्लाई होते हैं। इसलिए हिल कहते हैं कि अपने बॉडी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट आपका ब्रेन, उसे ऑब्जर्व करो, जो बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है ताकि हर इंडिविजुअल अपने चॉइसेस के अकॉर्डिंग अपने सर्कमस्टांसेस बना सके। गाइज, क्या ये अमेजिंग नहीं है कि नेचर ने हर ह्यूमन बीइंग्स को राइट दिया है अपनी अर्थ डेस्टिनी खुद क्रिएट करने का, अपना ब्रेन यूज करने का और उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने का जो वो करना चाहता है। तो अब हम ये जान गए हैं कि नेचर के पास ह्यूमन के साथ डील करने के लिए भी प्लान्स हैं और उन लोगों के लिए रिवॉर्ड भी हैं जो अपने प्लान फाइंड कर पाते हैं और उसे अडॉप्ट कर पाते हैं, और पेनल्टीज भी हैं उन लोगों के लिए जो अपने प्लान फाइंड नहीं कर पाते। देखो, प्लान फाइंड करना मतलब अपना एक गोल क्लियर होना, तो नेचर आपको उसका रिवॉर्ड पक्का देती है आपकी सक्सेस के फॉर्म में। और अगर आप विदाउट पर्पस हैं, कोई प्लान नहीं है, तो नेचर के पास आपके लिए पेनल्टीज भी हैं आपकी पॉवर्टी, सैडनेस, इलनेस, इन सब के फॉर्म में। सो डेफिनेटनेस के इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए हिल कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में बताते हैं। फर्स्ट वन है आपको 3 कीवर्ड्स याद रखने हैं, पर्पस, प्लान एंड एक्शन। सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, लाइफ में एक्शन बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कि मैं ये बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ या करूंगा, हिल कहते हैं अगर आपके पास किसी भी काम के लिए कैपिटल है तो एक्शन लीजिए। सिर्फ बिजनेस ही नहीं, ऐसी और भी चीजें हैं जिनको आप स्टार्ट करना चाहते हैं बट आप
इंफॉर्मेशन ही गैदर करने में रह जाते हैं, आप उसको स्टार्ट नहीं कर पाते। इसलिए एक्शन लेना बहुत जरूरी है। जो भी आपको अचीवमेंट्स मिलती है ना, वो सब किसी ना किसी मोटिव का रिजल्ट होती हैं। आप जिस एज से अपना होश संभालते हो तब से लेकर आपकी डेथ तक आपकी लाइफ में हर एक काम जो आप करते हैं उसका एक मोटिव जरूर होता है। हम बिना मोटिव के कोई काम नहीं करते। हिल ने 9 बेसिक मोटिव्स की बात की है जिनकी वजह से हम कोई काम स्टार्ट करते हैं। सो नंबर 1 है इमोशन ऑफ लव, नंबर 2 इमोशन ऑफ सेक्स, नंबर 3 आपका मटेरियल वेल्थ के लिए डिजायर, नंबर 4 है सेल्फ प्रिजर्वेशन, नंबर 5 है डिजायर फॉर फ्रीडम, नंबर 6 डिजायर फॉर पर्सनल एक्सप्रेशन एंड रिकॉग्निशन, नंबर 7 डेथ के बाद भी लोगों के दिलों में रहना, मतलब अपनी एक छाप छोड़ना। जो नेक्स्ट 2 मोटिव हैं वो थोड़ा नेगेटिव हैं, वैसे ये मोटिव होने नहीं चाहिए किसी की लाइफ में, बट स्टिल ये होते हैं। उनमें से 8th वन है रिवेंज और 9th वन है इमोशन ऑफ फियर। सो आपका मोटिव हमेशा क्लियर एंड पॉजिटिव होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। और गाइज ये 2 नेगेटिव मोटिव आपकी लाइफ में नहीं रहे तो बहुत बेटर होगा। और गाइज जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है आपका डोमिनेटिंग आइडिया, आपका पर्पस, आपका प्लान जो आपके माइंड में लगातार रिपीट होते होते सबकॉन्शियस सेक्शन में चला गया है। और हिल कहते हैं कि आपको ये फील करना होगा कि आपको भी कोई पार्ट प्ले करना है। यहाँ पर हर किसी का कोई ना कोई रोल जरूर होता है, इसलिए जो भी काम करो उसको डेफिनेट बनाओ। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है वो है एक्यूरेट थिंकिंग। गाइस हम में से मैक्सिमम लोगों को लगता है कि हम जो सोचते हैं वो सही सोचते हैं, बट रियलिटी ये है कि हम सोचते ही नहीं है। हम बस ये सोचते हैं कि हम सोचते हैं। तो बात करते हैं कि एक सही सोच क्या है एक्चुअली। देखो एक्यूरेट थिंकिंग में कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिनमें से मैं 3 फंडामेंटल्स के बारे में बात करने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी सोच को सही बनाने में। जिनमें से नंबर 1 है प्रिंसिपल ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। ये इंडक्टिव रीजनिंग है क्या एक्चुअली? इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब है कि आपके पास सारे फैक्ट्स नहीं है और जो कुछ फैक्ट्स आपके पास है उनको आप अज्यूम कर लेते हो कि ये फैक्ट्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम भगवान के सब्जेक्ट के बारे में बात करें कि भगवान है या नहीं, आपने कभी भगवान को ना देखा है, ना ही आप कभी भगवान से मिले हैं और ना ही आप किसी ऐसे पर्सन से मिले हैं जो भगवान से मिला हो या फिर उसने भगवान को देखा हो। फिर भी आपकी रीजनिंग इस सब्जेक्ट में एक इंडक्टिव नेचर की होगी। जब आप अपने आसपास नेचर में अलग अलग क्रिएचर्स को देखते हो, अलग अलग नेचर की ऑर्गेनाइज्ड ब्यूटीफुल प्रोसेसेस को देखते हो, तो आप इस कंक्लूजन पर पहुंचते हो कि कुछ पावर्स तो हैं जो इस यूनिवर्स को चला रही है। फिर आप उसे भगवान के नाम से बुलाओ या फिर किसी और नाम से, तो इसी को हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में वो फैक्ट्स आते हैं जिनको आप मान लेते हैं कि वो फैक्ट्स हैं और वो आपने इधर उधर से सुने होते हैं या फिर कहीं से पढ़े होते हैं। ये फैक्ट्स हमेशा एक्यूरेट नहीं होते, क्योंकि जिससे आपने सुना वो भी गलती कर सकता है किसी और से सुनने में, या जहां से आपने पढ़ा वहां पर भी मिस्टेक्स हो सकती हैं। थर्ड वन फैक्टर जो आता है वो है लॉजिक। लॉजिक का मतलब क्या है? सिंपल है, गाइडेंस बाय पास्ट एक्सपीरियंसेस। जब भी आप किसी सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से सोचना चाहते हो, उसके कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले उसके एवरेज सर्कमस्टांसेस को एक बार लॉजिकली सोचो। जो भी रिजल्ट निकल के आ रहा है उसको एक बार लॉजिकली सोचो कि क्या ये ओपिनियन सही है भी या नहीं, या फिर जो मैं ये सोच रहा हूँ ये सही हो सकता है या नहीं। बिलीव मी गाइस, जब आप लॉजिकली सोचना स्टार्ट करते हो आप खुद को बहुत सारी प्रॉब्लम से बचा सकते हो। अब आपको एक्यूरेट थिंकिंग के लिए कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। जब भी आप किसी सब्जेक्ट पर रिसर्च करके उस पर काम करना चाहते हो तो सबसे पहले उन फैक्ट्स को हटा दो जो आपने इधर उधर से सुने या फिर जिनको आपने फैक्ट्स मान लिया है। अब आपके पास बचते हैं वो चीजें जिनको आप प्रूव कर सकते हो। इनको भी आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और अनइम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वो हैं जो आपको लगता है कि ये आपके पर्पस को अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं। बाकी सारे फैक्ट्स इररिलेवेंट और अनइम्पॉर्टेंट हैं। अब उन लोगों को स्टडी करो जो इस फील्ड के एक्सपर्ट रह चुके हैं या फिर उस पर काम कर रहे हैं अभी। तो गाइज इस तरीके से आप एक बेटर वे में अच्छी रिसर्च कर सकते हैं और एक सही डायरेक्शन में सोच सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है अप्लाइड फेथ। अप्लाइड फेथ के इस प्रिंसिपल को समझने के लिए सबसे पहले जानते हैं कि फेथ एक्चुअली में होता क्या है। गाइस फेथ आपके माइंड की स्टेट होती है जिसमें आपके पास आपके माइंड का फुल पोजीशन होता है। इस स्टेट में आप अपने माइंड को किसी भी डिजायर की ओर डायरेक्ट कर सकते हैं, ये बिलीव करते हुए कि इस डिजायर का मुझे जरूर रिजल्ट मिलेगा या फिर इस ऑब्जेक्टिव को मैं जरूर अचीव कर लूंगा। गाइस जो बिलीव है वो इस प्रिंसिपल का कीवर्ड है। फेथ डेवलप करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले चाहिए कि एक डेफिनेट पर्पस, फिर उसके बाद आपका माइंड उस ऑब्जेक्टिव पर फिक्स होना चाहिए जो भी आप अचीव करना चाहते हो। फिर जरूरत है उसके पीछे एक बर्निंग डिजायर डेवलप करने की।
मैं आपको बता दूं कि बर्निंग डिजायर होप्स एंड विशेस से बिल्कुल अलग है। हम सबके पास होप्स एंड विशेस होती हैं। हम सब चाहते हैं हमारे पास बहुत सारा पैसा हो, हम बहुत फेमस हो, या हमारे पास बहुत अच्छी हेल्थ हो। तो ये सब बर्निंग डिजायर्स नहीं है। किसी भी ऑब्जेक्टिव के पीछे जो बर्निंग डिजायर है, उसका मतलब है कि आपने ऐसा बिलीव बना लिया है आप उस ऑब्जेक्टिव को जरूर अचीव करने वाले हो। तो ये हो गया एक बर्निंग डिजायर। फिर आप उसके लिए हर वो काम करोगे जो वो काम डिमांड करता है। नेक्स्ट फैक्टर है पॉजिटिव माइंड। आपका माइंड नेगेटिविटी से बिल्कुल फ्री होना चाहिए। डर, जेलसी, एनवी, हेट्रेड और ग्रीड, इन चीजों के लिए आपके माइंड में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होना चाहिए। आपको एक शॉकिंग बात बताता हूँ, जितने लोग प्रे करते हैं ना, उनमें से मेजॉरिटी ऑफ प्रेयर्स क्या होती है, एक नेगेटिव रिजल्ट निकल के आती हैं। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है कि आप जो नहीं चाहते वही होता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि सबके प्रेयर्स का जवाब मिलता है, और ये जवाब डिपेंड करता है कि प्रेयर करते वक्त आपका जो माइंड है वो किस स्टेट में है। अगर जनरल वे में बात करूं, हम प्रार्थना कब करते हैं? जब भी या तो हम डरे हुए हों या फिर बहुत मुश्किल में हो। तो उस वक्त हमारा स्टेट ऑफ माइंड भी एक बुरी सिचुएशन में होता है। हमारा बिलीफ सिस्टम लगभग आधा हो जाता है। तो इस टाइम आपको आपके प्रेयर के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिलने वाला, और कभी कभी ऐसा होता है आपको वो रिजल्ट मिलता है जो आप एक्चुअल में नहीं चाहते। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये सब डिपेंड करता है आपका माइंड किस स्टेट पे है। नेक्स्ट है, आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि जब भी आप अपने पर्पस को अचीव करने की कोशिश करोगे, चाहे आप कोई भी हो, कैसे भी सराउंडिंग से आते हो, चाहे आप कितनी भी मेहनत करते हो, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पर हमेशा मुसीबतें आएंगी, आपकी हार होगी, आपको डिसअपॉइंटमेंट्स मिलेंगे, और तब आपको ये बिलीव करना होगा कि इन मुसीबतों के पीछे एक इक्विवेलेंट बेनिफिट का बीज भी होता है। नेक्स्ट फैक्टर आता है हैबिट ऑफ अफर्मिंग। आपको कम से कम पूरे दिन में एक बार अपने पर्पस को अफर्म करना चाहिए प्रार्थना के फॉर्म में, और उस प्रेयर में इतना बिलीव होना चाहिए कि आप उसे बहुत जल्दी अचीव करने वाले हो। आप देखोगे कि आपके मेंटल एटीट्यूड में चेंजेस आ रहे हैं। आप ऐसी चीजों या फिर पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं जो आपके पर्पस को अचीव करने में हेल्प करने वाले हैं। सो फाइनली गाइस, आपको याद रखना है कि वट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव, द माइंड कैन अचीव। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।